हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है हम एक ऐसे पोइट के बारे में पढ़ेंगे जिनकी जो है लाइफ स्पैन बहुत ही कम रहा है, जिनकी बहुत जल्दी डेथ हो गई थी। लेकिन अपनी छोटी सी ज़िंदगी में ही उन्होंने बहुत सारे जो है वर्क लिखे हैं और बहुत ही ग्रेट ग्रेट वर्क उन्होंने लिखे हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जॉन कीट्स। जॉन कीट्स जो कि एक रोमांटिक पोइट थे। जॉन कीट्स का जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1795 में। और कहाँ पर हुआ था? मूरगेट में। मूरगेट जिसको कि अब फिन्सब्यूरी कहा जाता है, लंदन में। यानी कि 31 अक्टूबर 1795 को जॉन कीट्स का जन्म हुआ था और उनकी डेथ हो गई थी 23 फेब 1821, 23 फरवरी 1821 को। तो वो जो है केवल 25 साल और 4 महीने यानी कि लगभग जो है वो 26 साल तक ही जिंदा रहे थे। केवल उनकी जो लाइफ थी वो 26 साल तक ही रही थी। बहुत ही कम जो है उनकी लाइफ रही थी। लेकिन अपने इस छोटे से टाइम में ही, इतने छोटे से समय में ही उन्होंने बहुत नाम कमाया, बहुत फेम जो है उन्हें मिला। पेरेंट्स जो उनके थे, फादर थॉमस कीट्स, ये एक स्टेबल कीपर थे और इनकी मदर का नाम था फ्रांसिस कीट्स। एजुकेशन की बात करें तो ये गए हैं जॉन क्लेर्क्स के स्कूल में, जो कि एनफील्ड में है, और गाइस हॉस्पिटल लंदन इन्होंने ज्वाइन किया था। ऑक्यूपेशन की अगर बात करें तो ये रोमांटिक पोएट रहे हैं यंगर जनरेशन के। यंगर जनरेशन के रोमांटिक पोइट इन्हें कहा जाता है। ओल्डर जनरेशन के जो रोमांटिक पोइट थे दैट वाज विलियम वर्ड्सवर्थ, और जॉन कीट्स जो है रोमांटिक पोइट ऑफ यंगर जनरेशन कहे जाते हैं। कीट्स जो थे वो सबसे बड़े थे अपने भाई बहनों में। 4 सर्वाइविंग चिल्ड्रन जो थे उनके पेरेंट्स के, यानी कि वो 4 भाई बहन थे और उन सब में जो है सबसे बड़े कीट्स थे। और अगर उनके छोटे सिबलिंग्स की बात करें तो एक का नाम था जॉर्ज, सेकंड का थॉमस और थर्ड का फ्रांसिस मैरी, ये उनकी सिस्टर थी। 1803 उन्होंने जो है अपनी स्टडी स्टार्ट की और एनफील्ड इंग्लैंड में ही जो है उन्होंने एक छोटे से स्कूल में एडमिशन लिया, जिसको कि एक व्यक्ति चलाता था जिसका नाम था जॉन क्लेर्क। तो जॉन क्लेर्क के स्कूल में जो है उन्होंने एडमिशन लिया और अपनी जो है स्टार्टिंग की स्टडी उन्होंने वहीं से स्टार्ट की थी 1803 में, जब वो लगभग 8 ईयर्स के थे। और 1804 में जो है उसके फादर की डेथ हो गई थी फ्रॉम स्कल फ्रैक्चर। स्कल फ्रैक्चर से कारण स्कल फ्रैक्चर उनको हो गया था जब वो जो है गिर गए थे फ्रॉम हिज हॉर्स, अपने घोड़े से, क्योंकि वो एक स्टेबल कीपर थे। तो वो जब घोड़े से हैं गिर गए थे तो अब उसको इनको स्कल फ्रैक्चर हो गया था और फिर उनकी डेथ 1804 में हो गई थी। यानी कि जब जॉन कीट्स बहुत ही छोटे थे तब उन्होंने अपने फादर को खो दिया था। 1810 में जो है उनकी मदर की भी डेथ हो गई फिर। और उनकी मदर की जो डेथ हुई थी वो ट्यूबरक्लोसिस से हुई थी। ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी जिसको कहा जाता है, ये उनकी जो है फैमिली डिजीज़ थी। और इसी बीमारी से जो है जॉन कीट्स की भी डेथ हुई थी और जॉन कीट्स के एक भाई की भी इसी बीमारी से डेथ हुई थी। और इसी साल जो है उन्होंने क्लेर के स्कूल को भी लेफ्ट कर दिया था टू अप्रेंटाइज विथ थॉमस होमंड, ए सर्जन एंड एपोथोकेरी। और क्योंकि उन्होंने जो है थॉमस होमंड को ज्वाइन कर लिया था जो कि एक सर्जन थे और एक एपोथोकेरी थे। एपोथेकेरी होता है वो जो कि मतलब ड्रग्स बेचता है। ड्रग्स का मतलब मेडिसिन्स, जो मेडिसिन्स को बेचता है या मेडिसिन प्रेस्क्राइब करता है, डेट इज़ एपोथेकेरी। 1814 में जो है फर्स्ट अटैम्प्ट उन्होंने किया था पोएम लिखने का और उन्होंने लिखा था एन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर। एन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर ये उनका फर्स्ट अटैम्प्ट था। 1815 में ही रजिस्टर हिमसेल्फ एज ए मेडिकल स्टूडेंट ऑफ गाइस हॉस्पिटल इन लंदन। लंदन के जो है गाइस हॉस्पिटल में उन्होंने अपने आप को रजिस्टर किया था, मेडिकल स्टूडेंट वो बने थे, यानी कि उन्होंने जो है मेडिकल की पढ़ाई की थी। 1816 में 1816 में जो है कीट को एपोथेकेरी का लाइसेंस भी मिल गया था द सेम ईयर। और इसी साल जो है ली हंट जो है उनके एक अच्छे फ्रेंड थे और ली हंट ने जो है जॉन कीट की काफ़ी हेल्प की थी। उन्होंने जो है कीट का एक सोनेट ओ सॉलिट्यूड ये पब्लिश कर दिया अपनी मैगजीन द एग्जामिनर में। और ये उनका जो है पहला वर्क प्रिंटेड था, यानी कि पहला वर्क तो उन्होंने द इमिटेशन ऑफ स्पेंसर लिखा था, लेकिन जो सबसे पहला वर्क उनका प्रिंट हुआ था डेट वॉज ओ सॉलिट्यूड, वो एक उनका सोनेट था। और उनके जो फ्रेंड थे चार्ल्स कॉडर क्लेक ने जो है इस दिन को जिस दिन जो है ये पब्लिश हुआ था ओ सॉलिट्यूड, उन्हें उसे एक रेड लेटर डे कहा था, यानी कि रेड लेटर डे जो है उसको डिस्क्राइब किया था चार्ल्स कॉडर क्लेर्क ने। 1817 केम द फर्स्ट वॉल्यूम पोएम्स।
उनका जो है सबसे पहला वॉल्यूम पोएम्स आया था, विच इंक्लूडेड, उसमें कौन कौन सी पोएम थी, आई स्टूड टिप्टो, स्लीप एंड पोएट्री, ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स ओमर। लेकिन ये जो है इनका फेलियर रहा था। इन्होंने जो है एपोथेकेरी के लाइसेंस तो ले लिया था, लेकिन इन्होंने कभी उसकी प्रैक्टिस नहीं की थी, क्योंकि इनको जो है उसमें मतलब इंटरेस्ट ही नहीं था। इनका इंटरेस्ट तो पोइट्री में था, तो उन्होंने उसको मतलब लाइसेंस लेकर उसको छोड़ दिया था। इन अप्रैल 1818 में जो है अप्रैल में एंडेमियन जो है उनकी एक फेमस वर्क है एंडामियन, तो ये पब्लिश हुआ था। और ये किसने पब्लिश किया था, ये किया था टेलर एंड हेसी ने पब्लिश। और इस वर्क को जो है काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया गया था। सितंबर 1818 में वो फैनी ब्राउनी से मिले थे। फैनी ब्राउनी जिससे जो है उन्हें प्यार हो गया था। और 1 दिसंबर 1818 को जो है उनके यंगर ब्रदर टॉम की डेथ हो गई थी ट्यूबरक्लोसिस से, यानी कि टीबी की बीमारी से ही जो उनके छोटे भाई टॉम की भी डेथ हो गई थी 1 दिसंबर 1818 में, 1818 में। 1819 जो है ये ईयर उनके लिए एक ग्रेट ईयर रहा है, क्योंकि इस साल जो है उन्होंने अपने ग्रेट ओड्स लिखे थे। ओड ऑन एग्रेशन अर्न, ओड ऑन इंडोलेंस, ओड ऑन मेलनकली, ओड टू ए नाइटिंगल, ओड टू साइकी और ओड टू ओटोमन। ये जो 6 ओड उन्होंने लिखे हैं जो कि उनके ग्रेट ओड कहे जाते हैं, इनमें से जो ये पहले 5 ओड है ये उन्होंने स्प्रिंग में लिखे थे, यानी कि 1819 ईयर की जब स्प्रिंग था उस टाइम उन्होंने लिखे थे। और ऑटम ये उन्होंने ऑटम में लिखा था जब ऑटम का सीज़न चल रहा था। कीट जो है इसी ईयर एंगेज हुए थे फैनी ब्राउनी से, उन्होंने एंगेजमेंट कर ली थी। और उन्होंने और भी जो है वर्क लिखे थे इस ईयर, जैसे उन्होंने लिखा था द ईव ऑफ सेट एजेंस एजनेस, लाबेला डेम सेंस मर्सी, हाइपेरियन, लामिया और ओथो द ग्रेट। उन्होंने एक प्ले ओथो द ग्रेट भी लिखा था। और इस ईयर को जो है एनस मिराबिलिस भी कहा जाता है, क्योंकि इस साल जो है उन्होंने अपने बहुत से इंपॉर्टेंट वर्क लिखे थे। एनस मिराबिलिस कहते हैं उस ईयर को, उस मतलब जिसमें जो है जो ग्रेट ईयर रहा हो किसी की भी लाइफ में, तो वो उसकी लाइफ का एनस मिराबिली कहा जाता है। जुलाई 1820 में जो है उनका फाइनल वॉल्यूम आया था, जिसे जो है किट्स लिव्ड टू सी, यानी कि किट्स ने जो है अपना आखिरी वॉल्यूम जो है उन्होंने देखा था जिंदा रहते हुए, क्योंकि उसके बाद तो कीट की डेथ हो गई थी। और उसमें जो है लामिया, इसाबेला, द ईव ऑफ सेट एजनेस और अदर पोएम जो है पब्लिश की गई थी एवेंचुअली टेलर और हैसी के द्वारा। टेलर और हैसी ने जो है एवेंचुअली उनकी जो है फाइनल वॉल्यूम पब्लिश कर दिया था, जिसमें कुछ ये पोएम्स थी, लामिया थी, इसाबेला थी, द ईव ऑफ सेंट एजनेस थी। और सितंबर 1820 में जो है डॉक्टर ने उनको एडवाइस दी थी कि वो जो है यहाँ से दूर चले जाए, क्योंकि यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो उनको सूट नहीं कर रहा था, बिकॉज ही वॉज़ वेरी सिक। उन्हें जो है मतलब बहुत ज़्यादा जो है कोल्ड हो गया था। और उनको कोल्ड तो जब ही हो गया था जब वो अपने भाई के पास थे, जब उनके भाई टॉम की डेथ हुई थी ट्यूबरक्लोसिस से। लेकिन अब जो है उनका बहुत ज़्यादा जो है बीमारी बढ़ गई थी, तो इसलिए डॉक्टर ने उनको एडवाइस दिया था कि वो यहाँ से किसी अच्छे एटमॉस्फेयर पर चले जाए। तो इसीलिए जो है वो अपने फ्रेंड जोसेफ सेवरन, जो कि एक पेंटर भी था, उनके साथ जो है वो रोम चले गए थे। और 23 फेब 1821 में ही डाइड ऑफ कंजम्पशन या आप ट्यूबरक्लोसिस भी उसको कह सकते हो। उनकी जो है 23 फरवरी 1821 ईस्वी में डेथ हो गई थी इन द लैप ऑफ हिज फ्रेंड, अपने मित्र की गोद में, जिसका नाम था सेवरन। और उनको जो है ब्यूरिड कर दिया गया था, दफनाया गया था प्रोटेस्टेंट सीमेट्री रोम में। और सेवरन और ब्राउन ने जो है उनका एपिटफ लिखा था, हेयर लाइज वन हुज नेम वाज रिट इन वाटर, कि यहाँ पर जो है वह व्यक्ति लेटा है जिसका नाम पानी पर लिखा गया है। तो ये जो एपिटफ था ये जॉन कीट्स ने खुद ही लिखा था। और जॉन कीट्स ने कहा था कि ये मतलब मेरी जो है एपिटफ पर लिखना, तो जॉन कीट्स ने ये लाइन खुद ही लिखी थी। तो ये तो उनका लाइफ स्पैन रहा है, लाइफ जो उनकी रही है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं जॉन कीट्स के बारे में। जॉन कीट्स के जितने भी वर्क थे वो 3 साल में ही पब्लिश हो गए थे, 1817 से 1820 में। यही जो है 3 साल उनके रहे हैं जिसमें उन्होंने अपने वर्क लिखे भी और उनके कुछ वर्क पब्लिश भी हुए। लोक हार्ट जो थे अपनी पॉपुलर ब्लैकवुड मैगजीन में उन्होंने कीट के ग्रुप को एज ए कुकनी पोइट कहा था। कुकनी पोइट उनको कहा था, जिसमें जो है हंट थे और हैजलिट थे और कीट्स थे, यानी कि जॉन कीट्स और विलियम हैजलिट और ली हंट, इन तीनों को जो है लोक हार्ट ने अपनी मैगजीन ब्लैकवुड में कुकने पोइट कहा था, क्योंकि बिकॉज ऑफ देयर लैक ऑफ एजुकेशन,
क्योंकि उन्होंने जो है अच्छी एजुकेशन उन्हें नहीं मिली थी। किनको? हंट को, हैज़लिट और कीट्स को। जॉन नॉन फॉर्मल राइमिंग एंड लो डिक्शन, उनकी जो है डिक्शन वो बहुत लो थी, नॉन फॉर्मल राइमिंग थी उनकी। और उन्होंने जो है कोई ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, ईटन, होरो मतलब कोई बड़ी यूनिवर्सिटी जो है उन्होंने ज्वाइन नहीं की थी, वो किसी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़कर नहीं आए थे। एंड दे वर नॉट फ्रॉम द अपर क्लास, और वो अपर क्लास से भी बिलोंग नहीं करते थे। इसीलिए जो है उनको क्रिटिसाइज़ किया गया, उन्हें कुकनी पोइट कहा गया, जस्ट बिकॉज दे वर नॉट बिलोंग टू अपर फैमिली। तो इसलिए जो है उनको क्रिटिसाइज़ भी बहुत किया गया, और जॉन कीट को तो कुछ खास कर ही जो है बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था। जॉन कीट की जो पोएट्री है उसमें हेलेनिज्म आपको देखने को मिलेगा। हेलेनिज्म क्या होता है? हेलेनिज्म होता है ग्रीक का जो स्टाइल है, ग्रीक का जो आर्ट है, ग्रीक का जो कल्चर है, उसका डिस्क्रिप्शन करना, उसको डिस्क्राइब करना। तो जॉन कीट्स की जो पोयम आप पढ़ोगे तो आप उसमें देखोगे कि उन्होंने जो है ग्रीक कल्चर को बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब किया है। जैसे ओडो ने ग्रेशियन अर्न, मैंने इस पर वीडियो बनाई हुई है, तो इसमें भी जो है उन्होंने ग्रीक के बारे में काफ़ी कुछ बताया है। तो मतलब जॉन कीट्स ने जो है ग्रीक आर्ट को बहुत ज़्यादा बताया है, तो इसलिए जो है उनको हेलेनिस्टिक पोइट भी कहा जाता है। पिक्टोरियल क्वालिटी भी जो है कीट की पोइट्री में आपको देखने को मिलेगी। और ही वो सेकेंड रोमांटिक जनरेशन पोइट, जो सेकेंड रोमांटिक जनरेशन पोइट कहे जाते हैं, यंगर आप उनको कह सकते हो। और उन्होंने जो है लेटर्स भी लिखे हैं, यानी कि उन्होंने और पोएम्स तो जो लिखी है वो लिखी ही हैं, उन इसके अलावा उन्होंने लेटर्स भी लिखे हैं। और वो इन्फ्लुएंस थे एडमंड स्पेंसर से, ली हंट से, जॉन मिल्टन से और विलियम हैज़लिट से। इन सब से जो है वो इन्फ्लुएंस रहे हैं। और उनको जो है सेंससनेस पोएट भी कहा जाता है। सेंससनेस का मतलब क्या होता है? यानी कि एक ऐसी पोयम जो आपकी सारी सेंसेस, जितनी भी आपकी 5 सेंसेस हैं, उन सबको जो है जगा कर रख दे। अगर आप उनकी पोयम पढ़ोगे तो आप जो है मतलब आपको आप जब उसकी पोयम को पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि आपके सारे सेंसेस जो है वो काम कर रही हैं, वो सब जो है बिज़ी हैं उस पोयम को पढ़ने में, उस पोयम को वो अपनी आँखों से, तो आप जो है अपनी आँखों से देखते हो कि उसमें वो क्या बताना चाह रहे हैं, और सुनते हो, और मतलब आप हर चीज़ जो है उसमें फ़ील करोगे जब आप जॉन कीट की कोएट्स की कोई भी पोएम पढ़ोगे। और ड्यूरिंग लाइफ टाइम ही वॉज ओनली क्रिटिसाइज्ड, हिज रेपुटेशन ग्रू आफ्टर डेथ, यानी कि जब तक वो जिंदा रहे उन्हें केवल क्रिटिसाइज ही किया गया, और उन्हें जो रेपुटेशन मिली वो उनकी डेथ के बाद उन्हें मिली। कीट्स हैड सेक्सुअल अट्रैक्शन टुवर्ड्स इसाबेला जोन्स, मेट फर्स्ट टाइम इन मे 1817, 1817 में जो है वो एक गर्ल से मिले थे जिसका नाम था इसाबेला जोन्स, और उन्होंने ये खुद एक्सेप्ट किया है कि ही हैड सेक्सुअल अट्रैक्शन टुवर्ड्स हर। और उन्होंने एक लिरिक भी लिखा था, हुश हुश ओ स्वीट इसाबेल, ये जो है इसाबेल जोन्स के लिए उन्होंने लिखा था। और ला बेला डेम सेंस मर्सी भी जो है एक उनका बैलेड है, या आप उसे लिरिक कह सकते हो। ये उन्होंने जो है ये जो रिफ्लेक्ट करता है उनके लव में फेरियर टुवर्ड्स फैनी ब्राउनी के लिए, यानी कि उन्होंने जो ये लिखा था ये फैनी ब्राउनी के लिए उन्होंने लिखा था। ही रोट इन ए लेटर टू फैनी ब्राउनी, उन्होंने जो है एक लेटर लिखा था फैनी ब्राउनी को, और उसमें उन्होंने कहा था कि लव इज़ माई रिलीजन, कि लव ही जो है मेरा रिलीजन है। आई कुड डाई फॉर डैट, मैं जो हूँ लव के लिए मर सकता हूँ। आई कुड डाई फॉर यू, और मैं तुम्हारे लिए भी मर सकता हूँ। तो ये उन्होंने जो है फैनी ब्राउनी को कहा था, और रियली में जो है वो मर भी गए थे। 1819 वॉज द ग्रेट ईयर ऑफ हिज लाइफ, 1819 तो है ही जो है उनकी लाइफ का ग्रेट ईयर, जिसको कि एनस मिराबिलिस कहा जाता है। और उनका जो फर्स्ट वॉल्यूम आया था पोएम्स वाज क्रिटिकली फेलियर, वो जो है फेलियर रहा था। हंट ने जो है अपना एक ऐसे पब्लिश किया था जिसमें उन्होंने लिखा था 3 यंगर पोइट्स, 3 यंग पोइट्स जो है उन्होंने लिखे थे, और उसमें उन्होंने कीट्स, शैले और रिनोल्ड्स को शामिल किया था। कीट्स, शैले और रिनोल्ड्स, इन 3 यंगर पोइट्स पर उन्होंने अपना एक ऐसे लिखा था। ट्यूबरक्लोसिस जो है उनकी फैमिली डिसीज़ रही है। ट्यूबरक्लोसिस से ही जो है उनकी मदर की डेथ हुई थी, और उनके भाई की भी एक डेथ हुई थी। ली हंट ने जो है कीट को एस्टेब्लिश्ड एज ए पोइट बहुत हेल्प की है। ली हंट ने जो है कीट की बहुत हेल्प की है उसको एस्टेब्लिश करने में एज ए पोइट। कीट्स रोट टू हिज फ्रेंड बेस्ले, कीट्स ने अपने फ्रेंड बेस्ले को लिखा था, व्हाट इमेजिनेशन सीज एज ब्यूटी मस्ट बी ट्रूथ, व्हाट इमेजिनेशन सीज एज ब्यूटी मस्ट बी ट्रूथ, यानी कि वो सच होने चाहिए वो इमेजिनेशन, सीज एज ब्यूटी, जो कि ब्यूटी को सीज करती है। इन 1818 1818 में जो है उन्होंने एक वॉकिंग टूर भी स्टार्ट किया था। वो उन्होंने जो है टूर किया था, स्कॉटलैंड, आयरलैंड और लेक डिस्ट्रिक्ट जो है वो गए थे। और कीट ने जो है अपनी पोइटिकल आइडेंटिटी को चैमिलियन पोइट कहा है। चैमिलियन का मतलब क्या होता है? चैमिलियन कहते हैं, चैमिलियन मतलब एक
तरह का जो जंतु होता है जो कि अपना रंग बदलता है, जैसे गिरगिट, गिरगिट को चैमेलियन कहते हैं, यानी कि जो अपना रंग बदलता है। तो कीट ने जो है अपनी पोएटिक क्वालिटी को भी, पोएटिकल जो है आइडेंटिटी, उसे चैमेलियन पोइट कहा है। ही इज़ रेप्यूटेड फॉर हिज हेलेनिक स्पिरिट, उनको जो है रेपुटेशन मिली थी अपनी, उनकी जो हेलेनिक स्पिरिट थी उसके लिए। हेलेनिज्म हमने पढ़ ही लिया कि क्या होता है हेलेनिज्म, मतलब जो ग्रीक आर्ट कल्चर को डिस्क्राइब करने को हेलेनिज्म कहते हैं। उनका जो वर्क था एंडेमियन, वो उन्होंने थॉमस चैटरटन को डेडिकेट किया था, थॉमस चैटरटन को। कीट ने जो है कहा था अपने इस वर्क के लिए कि इट इज़ ए ट्रायल ऑफ माई पावर ऑफ इमेजिनेशन, कि ये मेरी इमेजिनेशन की पावर का ट्रायल है। और इस वर्क को जो है स्ट्रॉन्गली क्रिटिसाइज किया था, किसने, इस वर्क को जो है बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था। और सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज़ जो किया था वो क्या था, जॉन विल्सन क्रॉकर ने क्वार्टरली रिव्यू में, और जॉन गिब्सन लॉकहार्ट ने ब्लैकवुड मैगज़ीन में। यानी कि ब्लैकवुड मैगज़ीन और क्वार्टरली रिव्यू, इन दोनों में जो है जॉन कीट के जो ये वर्क था, जॉन कीट्स का एंडेमियन, इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था, स्ट्रॉन्गली क्रिटिसाइज़ किया था। एक तो होता है क्रिटिसाइज़ करना कि हाँ भाई उसमें हम फॉल्ट निकाल देते हैं कि ये मतलब ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, स्ट्रॉन्ग, लेकिन इतना नहीं, उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली क्रिटिसाइज़ किया था। और लॉकहार्ट ने तो किड्स को एडवाइस भी कर दिया था कि बैक टू द शॉप मिस्टर जॉन, कि मिस्टर जॉन वापस दुकान पर चले जाओ, वापस अपनी शॉप पर चले जाओ। बैक टू द प्लास्टर पिल्स एंड ऑइंटमेंट बॉक्सेस, कि वापस जो है अपने प्लास्टर, अपनी गोलियां, जो दवाइयां होती है और जो ऑइंटमेंट बॉक्सेस होते हैं उनके पास वापस चले जाओ। यानी कि इतनी ज़्यादा क्रिटिसाइज लॉकहार्ट ने किड्स के लिए किया था। जबकि जॉन किड्स जो है मतलब एज ए पोइट वो अपनी एक तरह से जो है वो अपने मतलब पैर ही जमा रहे थे, वो स्टार्टिंग ही कर रहे थे अपनी पोइट्री की, वो लिख ही रहे थे। लेकिन उस टाइम जो है उनको इंस्पायर करने के बजाय उनको जो है बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया। शायद यही जो है नेचर लोगों का होता है कि अगर कोई मेहनत कर रहा है तो उसको क्रिटिसाइज़ करो, आप उसका अच्छा काम ना देखो कि हाँ उसने कुछ अच्छा काम किया है, बस उसमें कोई गलतियाँ निकालो। कुछ लोग होते हैं ना कि बहुत अच्छा काम करने के बावजूद भी ना देखते कि कहीं से कोई गलती मिल जाए, और अगर कोई गलती मिल जाए तो बस मज़ा आ गया उनका, तो उन्हें लगता है कि उनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट कोई है ही नहीं, और उस गलती को पकड़ कर वो बैठ जाएंगे और उसके लिए जो है सामने वाले को वो क्रिटिसाइज़ करेंगे, ये भी नहीं सोचेंगे कि उसने मेहनत कितनी की है। सेले ने जो एक एलेजी लिखी थी, पेस्टोरल एलेजी, कीट के बारे में। एडोनिस उसका नाम था, एडोनिस जो है उन्होंने जॉन कीट के ऊपर लिखी थी। उन्होंने कहा था आई हैव डिप्ड माई पेन कंज्यूमिंग फायर्स फॉर हिज डिस्ट्रॉयर्स, कि मैंने जो है अपने पेन को डिप कर लिया है कंज्यूमिंग फायर में उसके डिस्ट्रॉयर के लिए। डिस्ट्रॉयर किसको कहा गया था, डिस्ट्रॉयर कहा गया था एडिटर ऑफ क्वार्टरली रिव्यू और ब्लैकवुड मैगजीन के एडिटर को, यानी कि जो क्वार्टरली रिव्यू और ब्लैकवुड मैगजीन के एडिटर थे उसको जो है डिस्ट्रॉयर कहा है पीबी सैले ने जॉन कीट्स का, क्योंकि उन्होंने जो है क्रिटिसाइज़ किया था जॉन कीट्स को बहुत ज़्यादा। और मैथ्यू आर्नोल्ड ने उनके लिए कहा है, लिखा है ही इज़ विद शेक्सपियर और कीट्स इज एनचेंटिंगली एंड एब्यूडेंटली सेंसुअस, कि कीट्स जो है वो मोहक है, एनचेंटिंगली होते हैं बहुत ज़्यादा मोहक, और एब्यूडेंटली सेंसुअस बहुत ज़्यादा जो है वो सेंसुअस हैं। कीट्स हैड फ्लिंट ऑफ आयरन इन हिम, कीट्स के अंदर जो है फ्लिंट ऑफ आयरन है। और लॉर्ड बैरन ने कहा था कि हु किल्ड जॉन कीट्स, कि जॉन कीट्स को किसने मारा। ऐसे मुझे पता है, मैं बता सकता हूँ, क्वार्टली, क्वार्टली ने, यानी कि जो क्वार्टली मैगजीन थी उसने। कीट्स ने जो है वर्ड्सवर्थ को इगोटिस्टिकल सबलाइम कहा था, और कीट ने जो एक टर्म इंट्रोड्यूस की थी, नेगेटिव कैपेबिलिटी। अब नेगेटिव कैपेबिलिटी क्या होता है, इसके लिए जो है एक वीडियो जो मतलब डिटेल में मैं बना दूंगी। स्कॉट फिट्जरलैंड ने जो है एक नॉवेल लिखा था, टेंडर इज़ द नाइट, और ये जो लाइन है यानी कि टेंडर इज़ द नाइट जो लाइन है ये ली गई है जॉन कीट की एक पोएम और टू ए नाइटिंगेल से। वहाँ से जो है ये पोएम लिखी लाइन ली गई थी, टेंडर इन द नाइट, और स्कॉट फिट्जरलैंड ने अपने नॉवेल को ये टाइटल दिया था। तो ये थे जॉन कीट्स की लाइफ स्पैन और जॉन कीट्स के लिए के कुछ सम जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, उनकी लाइफ के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स रहे हैं। जॉन कीट्स ने जो है बहुत ही कम समय जिया है अपनी लाइफ को, लेकिन उन्होंने इस इतने ही कम समय में बहुत ग्रेट ग्रेट वर्क उन्होंने लिखे हैं, बहुत अच्छे अच्छे और उन्होंने लिखे हैं, बहुत अच्छे वर्क उन्होंने लिखे हैं। और लेकिन उनकी जो है डेथ बहुत जल्दी हो गई थी, कुछ बीमारी की वजह से, और कुछ शायद इसीलिए क्योंकि उनको क्रिटिसाइज़ बहुत ज़्यादा किया गया था। क्योंकि इंसान के जो है मेंटली अगर आप मेंटली मतलब उसको डिप्रेस्ड करोगे तो उसकी हेल्थ पर भी असर पड़ेगा। तो शायद यही जॉन कीट्स के साथ हुआ। और अगर जॉन कीट्स जो है अपनी लाइफ को पूरा जीते तो शायद आज सबसे ग्रेट पोइट भी उनको कह सकते थे हम।
मतलब बहुत सारे वर्क जो है वो लिख देते। जब उन्होंने अपने इतने से कम समय में ही इतने सारे वर्क उन्होंने लिख दिए और इतने अच्छे-अच्छे वर्क उन्होंने लिखे, तो अगर उनकी जीवन लंबा होता तो न जाने वो कितने सारे वर्क लिख कर जाते और कितने अच्छे वो वर्क लिख कर जाते। शायद वो सबसे ग्रेट पोएट भी कहे जाते।